आज हम लोग एक केस स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे केस शीट पढ़ी जाती है। अगर कोई मरीज़ हमारे पास दूसरे हॉस्पिटल से आ रहा है बहुत मोटी फाइल लेके, जिसमें तरह तरह के अस्पतालों के पन्ने लगे हुए हैं, तो इनका क्या मतलब है, इनको कैसे एक पन्ने पे लिख करके कंक्लूड करेंगे हम लोग। अगर एक 80 साल का व्यक्ति आया है और 20 साल से बीमार है, तो 20 साल में उसने कई डॉक्टरों को दिखाया है, बहुत सारी मोटी फाइल लेके आया है, उसने कई बार ईसीजी कराया, कई बार इको कराया, कई बार हार्ट की जांच कराई, लिवर किडनी की जांच कराई। तो क्या नाम है आपका? माय नेम इज बीना देवी। पकड़िए इसको, देखिए पढ़ने की कोशिश कीजिए ऊपर से। पढ़िए, क्या नाम लिखा है? हाँ, मिस्टर चंद्रमोहन। जोर से बोलिए। मिस्टर चंद्रमोहन। ठीक है, ये लिखा आपने। उम्र पढ़िए। 78 वर्ष। यस सर। अब देखिए क्या बीमारियां लिखी हैं। आप हेल्प करेंगी? पढ़िए, क्या बीमारियां लिखी? हाइपोथायराइडिज्म लिखा है। हाँ, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडेशन कि हाइपोथायराइडिज्म? हाइपोथायराइडिज्म। और पढ़िए आगे। सर समझ में नहीं आ रहा है जी सर, इसीलिए नहीं पढ़ पा रहा। देखिए, ये समराइज अब मैं करता हूं आपके लिए। एक वृद्ध व्यक्ति जिनका ये नाम है, 78 वर्ष के हैं, पुरुष हैं, इनको क्या क्या बीमारियां हैं? इनको डायबिटीज़ मेलाइटस की बीमारी है 20 साल से, तो लिख लिया टाइप 2 DM × 20 ईयर्स। फिर जब जिसको 20 साल से डायबिटीज़ होगी और अनकंट्रोल्ड होगी, तो उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे इस मरीज में ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा आया। यूरिया, ब्लड यूरिया पढ़िए, कितना लिखा है? 199.72 ब्लड यूरिया लिखा है। नॉर्मल कितना होता है ब्लड यूरिया? 0 से 40, तो इनका 4 गुना बढ़ा है। क्रिएटिनिन कितना लिखा है इसमें? 5.25। नॉर्मल क्रिएटिनिन कितना होता है? 0.7 से 1.1। तो इसमें क्या मोटी बात समझ में आई कि एक मरीज में किडनी की बीमारी है, 20 साल की डायबिटीज़ है, तो इनको CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़ या DKD डायबिटिक किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यूरिया क्रिएटिनिन 5 गुना बढ़ गया है। ये एक मुख्य प्रॉब्लम समझ में आई। फिर हमने देखा आगे क्या लिखा है। लिखा है CAD का मतलब क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का मतलब क्या है? हार्ट की बीमारी। जो रक्त कोशिकाएं हार्ट को खून ले जा रही हैं, उनमें धीरे धीरे ब्लॉकेज होने लगता है और वो रक्त कोशिकाएं सख्त हो जाती हैं। सख्त होने के कारण उनकी जो वेस्कुलैरिटी है वो कम हो जाती है, लचक कम हो जाती है और उनके अंदर प्लाक्स जमने लगते हैं। तो प्लाक्स जमने की वजह से उनका रास्ता नैरो हो जाता है, उसको CAD कह देते हैं। रिसेंटली किसी अस्पताल में एडमिट हुए थे, वहाँ 4 दिन इनका इलाज चला, उस इलाज के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है कि साहब हमारे आने से पहले 4 दिन कहीं और भर्ती थे, क्या भर्ती थे, क्या दवा चली, उसका पता नहीं। हम लोगों ने इनकी जब जांच की तो पता लगा हीमोग्लोबिन 5 ग्राम है। कितना है? 5 ग्राम। तो सडनली दिमाग में बात आई कि भाई किडनी का मरीज है, इसका हीमोग्लोबिन कम है, 5 से भी कम है, तो 1 ब्लड या 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो पहली चीज हम लोगों ने लिखी कि अरेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड को आजकल PRBC लिखते हैं। क्या लिखते हैं? PRBC का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कहाँ से आए? किस ईयर के बच्चे हैं? फर्स्ट ईयर के, तभी अभी उतना आइडिया नहीं है। PRBC का मतलब है पैक्ड रेड ब्लड सेल। बोलिए। खून चढ़ाते हैं, खून को आजकल PRBC कहते हैं। तो एक PRBC लगाया। अब क्या चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि PRBC जब हम लगाएंगे तो उससे पहले हमको लेसिक्स लगाना ज़रूरी है। क्यों? कोई बताएगा? आप सेंसिटिविटी की बात कर रही हैं।
मैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम अपने मरीज को ब्लड लगाएंगे और वो किडनी का मरीज है तो लेसेक्स इंजेक्शन क्यों लगाएंगे, कोई जानता है? यूरिन के लिए। क्यों यूरिन के लिए क्यों लगाएंगे? मैं बताता हूँ, है इसलिए लगाएंगे क्योंकि मरीज की किडनी कमजोर है। जिसकी किडनी कमजोर होती है इसका मतलब है किडनी कम पेशाब बनाएगी। जब कम पेशाब बनाएगी तो शरीर में सूजन आएगी। अगर हम किसी को ब्लड देने वाले हैं तो ब्लड का मतलब है कि हम मरीज के सिस्टम पे अतिरिक्त भार डालने वाले हैं 400 ml 330 ml ब्लड देके। तो अगर हम ब्लड दे रहे हैं तो हम सुनिश्चित कर लेंगे कि उतने ही वॉल्यूम को हम पहले पेशाब से निकाल लें। तो हमने उसको लेसेक्स लगाया तो उसको 300-400 ml यूरिन हो गया। तो जो 300-400 ml ब्लड देने वाले हैं उतना वॉल्यूम हमने पहले ही डिप्लीट कर लिया, निकाल लिया, तो मरीज को वॉल्यूम ओवरलोड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वरना उसकी सांस फूल जाएगी, इसलिए लेसेक्स लगाएंगे। फिर क्योंकि बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, गिर पड़ेंगे, तो हमने कहा कि हम इस दौरान उनको एक मेल कैथ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मेल कैथ क्या होता है? यूरिन बैग। तो बैग हो गया जो लटकता है। दो तरीके से आप पेशाब को ले सकते हो, एक अंदर वाला कैथेटर डाल के जिसको फॉलीज कैथेटर कहते हैं, और एक मेल कैथ जो ऊपर से लगा देते हो। इस केस में हम ऊपर से लगाएंगे क्योंकि हमें पेशाब कितना हुआ ये नहीं नापना है, हमें ये हेल्प करनी है कि वो बार बार यूरिन के लिए जाएंगे तो परेशानी ना हो। तो इस प्रक्रिया हमें 4-6 घंटे के दौरान हमने उनको एक मेल कैथ लगा दिया। उसके बाद फिर हमको क्या देखना है कि हमारे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो हमने कहा भी हम चाहते हैं कि कम से कम 4 बार इनकी शुगर चेक हो और हर बार शुगर स्लाइडिंग स्केल से चेक करके इंसुलिन लगाई जाए। हमारा ये टारगेट है कि हम अपने मरीज की शुगर को हर समय 150 के नीचे रखें। कितनी रखें? 150 के नीचे। कोई बताएगा फास्टिंग शुगर कितनी होती है? 70 से 100, बिल्कुल सही। और रैंडम कितनी होती है? 150 के अंदर। तो हमें अस्पताल में अगर कोई मरीज भर्ती है तो उसकी शुगर को 150 के नीचे कंट्रोल रखना है। तो उसके लिए हम नाश्ते से पहले शुगर करेंगे, लंच से पहले शुगर करेंगे, शाम की चाय से पहले शुगर करेंगे और डिनर से पहले शुगर करेंगे। और स्लाइडिंग स्केल के फार्मूले से जो मैं आपको अगली बार बताऊंगा उसको 2, 4, 6 यूनिट इंसुलिन लगाएंगे जिससे कि उसकी शुगर मेंटेन रहे। इतना हमने लिखा। फिर हमने लिखा कि नो आईवी फ्लूइड्स, ऐसे मरीज को फ्लूइड नहीं दे सकते। एक दिमाग में होता है मरीज आया अस्पताल में तो 2 बोतल चढ़ा दो। जैसे ही आप इसको 2 बोतल चढ़ाएंगे इसकी सांस फूल जाएगी और ये एलवीएफ में चला जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगेगी। तो नो आईवी फ्लूइड। तो ये सब आपको एज नर्सिंग स्टूडेंट्स पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद हमने लिखा एनकरेज ओरल इनटेक। लिटाओ इसको जमीन पे, लिटाओ, धूप में लिटाओ, जमीन पे लिटा दो, तुरंत लिटा दो। उठा लो, हाथ से पकड़ो, उधर ले जाओ, आगे ले जाओ, बेड पे लिटाओ, जमीन पे लिटा दो, या उधर अंदर वार्ड में ले जाओ, चेयर पे नहीं, लिटा दो उसको, वार्ड में ले जाओ। उसके बाद फिर हमने लिखा कि इसमें एनकरेज ओरल इंटेक। डॉक्टर साहब से कहो देखें, ओरल इंटेक एनकरेज करना है। ओरल इंटेक एनकरेज करने का मतलब ये होता है कि मुंह से देना है। तो मुंह से तुमने निश्चित किया कि 1 लीटर दिन भर में देना है। उसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पानी, दवा के साथ पानी सब मिला के 1 लीटर हो गया। और फिर तुमने साथ में लिखा कि फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन भी करना है। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया कि सब मिला के 1.25 लीटर से ज़्यादा दिन भर में ना जाए, किडनी का मरीज है। उसके बाद फिर तुमने लिखा कि यूरिन आउटपुट को मॉनिटर भी करना है। क्या करना है? मॉनिटर भी करना है। तो इससे क्या होगा कि तुमको ये पता लगेगा कि तुमने अपने मरीज को अगर दिन भर में 1 लीटर दिया तो यूरिन आउटपुट कितना निकला। अगर तुमने 1 लीटर दिया और पेशाब 300 हुआ तो इसका मतलब 700 ml पेशाब मरीज ने रिटेन कर लिया। तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर 700 ml पेशाब रोज रिटेन करेगा तो 3 दिन में 2100 हो जाएगा, उसका 2 किलो वजन बढ़ जाएगा, चेहरे पे और पैरों पे सूजन आ जाएगी। तो ये मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है हम लोगों को। फिर हमने देखा कि इनकी ढेरों दवाएं चल रही हैं मरीज में, जो आपके यहाँ दूसरे कहीं अस्पताल से आया है, तो आपने खटाखट सारी दवाएं लिख ली। क्यों लिख ली? क्योंकि कोई दवा किसी की ना एकदम से बंद कर सकते हैं, क्योंकि कई सालों से चल रही है, तो हमको समझना होगा। समझने के लिए उसको रिकंसाइल करना है। तो इसमें दवाएं जैसे मैंने लिखी, कोई पढ़ना चाहेगा? कौन तेज है आप में से? पढ़िए। डाइटोर 10 mg टैबलेट, हाँ 2 टाइम चल रही है। हाँ। टैबलेट यूरिमैक्स, हाँ। और सिलिडिपिन। तो डाइटोर सूजन की दवा, यूरिमैक्स प्रोस्टेट की दवा, सिलिडिपिन किस चीज की दवा है? ब्लड प्रेशर की। नाइट्रोकॉन्टिन किस चीज की दवा है? हार्ट की। सॉर्बिट्रेट जैसी दवा होती है। बट थायरोनॉम थायराइड की दवा है। आर्कामीन बीपी की दवा है।
अब आप ध्यान दें तो ये सारी वो दवाएं हैं जो किडनी फ्रेंडली हैं। कैसी है? किडनी फ्रेंडली। दवाएं कई प्रकार की होती हैं, जो किडनी का मरीज है उसको वही दवा दे सकते हैं जो किडनी को नुकसान ना करे, तो किडनी फ्रेंडली ड्रग्स है। फिर फॉलिक एसिड दे रहे हैं, विटामिन डी दे रहे हैं, एरिथ्रोपोएटिनिन का इंजेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि किडनी के मरीज में हीमोग्लोबिन बनने के लिए एरिथ्रोपोएटिनिन की कमी हो जाती है, तो इसलिए एरिथ्रोपोएटिनिन दे रहे हैं। कैल्शियम दे रहे हैं, एक विटामिन डी दे रहे हैं, एक प्री प्रोबायोटिक दे रहे हैं, इकोस्प्रिन और एटोरवास्टैटिन दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक ना हो, इसकी वजह से दे रहे हैं। एक एंटीबायोटिक हम लोगों ने शुरू की है। फिर क्या लिखा है कि व्हील चेयर मोबिलाइजेशन करें, ऐसे तो चल नहीं सकते, तो उनको धीरे धीरे व्हील चेयर पे हम लोग मोबिलाइज करें। फिर जब वो संभव हो फिर वॉक विद सपोर्ट दे के उठाना बिठाना चलाना शुरू करें, और चेस्ट एंड लिम्फ फिजियोथेरेपी करें। क्या करें? फिजियोथेरेपी। इतनी चीजें कम से कम आपको आनी चाहिए, इस तरीके से रिकंसाइल करना और उसको पढ़ना। समझ गए आप लोग? यस सर। कुछ पूछना चाहेंगे? सर वो जो आप बता रहे थे कि खाना देना है इतना 150 लीटर इतना देना है, फिर उसके बाद यूरिन आपने बताया कि अगर 300 हो रही तो ये गलत है, तो कितनी होनी चाहिए? देखो मैंने बताया किडनी का मरीज है, किडनी के मरीज में क्या प्रॉब्लम हो गई, आपको मैं 4 लीटर पानी पिला दूं, क्या होगा? आपको 3-4 लीटर पेशाब हो जाएगी। आसान है। इनको अगर मैं 4 लीटर पानी पिलाऊंगा तो इनकी किडनी की क्षमता फिक्स हो गई है कि ये दिन भर में 300 ml पेशाब बना पाएंगे। क्या समझे आप? अपर लिमिट फिक्स है, समझ रहे हैं? इससे ज्यादा बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किडनी कमजोर हो गई है। किडनी का EGFR कार्य क्षमता 20% 10% रह गई है। तो अगर आप इनको अतिरिक्त पानी पिलाओगे 2 लीटर, तो बना 300 पाएंगे, तो रोज 1.5 लीटर शरीर में भरने लगेगा ना, तो 3-4 दिन में 5 लीटर भर जाएगा। नहीं भरना चाहिए ना, इसलिए ये देखना है कि आपको कितना पानी देना है 12 घंटे में, 24 घंटे में, और कितना आउटपुट हो रहा है। तो आप संतुष्ट हो गए भी मैंने 1 लीटर पिलाया और लगभग 1 लीटर निकल गया, तो मेरा मरीज यू वॉलेमिक है। यू वॉलेमिक का मतलब है ना वजन बढ़ा ना वजन घटा, ये चाहिए है ना। तो यू वॉलेमिक कैसे निकाला? तुम्हें पता है कि दिन में 700 ml बना पाएंगे, तो तुमने इनको 800 ml पानी दिया दिन भर में। जब 800 दिया तो 700 तो निकाल दिया, 100 ml पसीने से, पॉटी से, इससे उससे निकल गया, तो यू वॉलेमिक रहे मरीज। ये तरीका होता है। और बीच बीच में 15 दिन में ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन की जांच करा के देख सकते हो। हर रोज मरीज का वजन करके देख सकते हो। अगर वजन नॉर्मल है, आधा किलो 1 किलो का वेरिएशन है, तो कोई चिंता की बात नहीं। एकदम से 2 किलो बढ़ गया 2 दिन में, तो चिंता की बात है। समझ गए? यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर।